क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार हैं कामतानाथ जी। कामतानाथ जी ने बेटा इस पाठ में हृदय स्पर्शी व्यथा का वर्णन किया है। मतलब ऐसी व्यथा है, ऐसी पीड़ा है जो बेटा दिल को छूने वाली है। आप ध्यान से पढ़िए क्लास 8। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी में बेटा शहरीकरण और औद्योगिक ग्रामीण जो उद्योग होते हैं ग्रामीण में, उनके उजड़ने की पीड़ा व्यक्त की गई है। मतलब शहरीकरण होना और दूसरी तरफ बेटा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो औद्योगिकरण होता है उसके उजड़ने की पीड़ा को चित्रित किया गया है। इस कहानी को पढ़ने से पहले बेटा आप कामतानाथ जी के बारे में जान लीजिए। कामतानाथ जी बेटा हिंदी के उच्च कोटि के लेखक थे। इनकी विधाएं थी उपन्यास, कहानी, नाटक। कामतानाथ जी का जन्म बेटा 22 सितंबर 1935 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 मई 2015 को हुई थी। इनके जो मुख्य उपन्यास है बेटा वह है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, कालकथा। इनके नाटक है बेटा दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, भारत भाग्य विधाता। कहानियाँ हैं छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, रिश्ते नाते। अब चलिए बेटा आप चैप्टर को देखिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक अपने बारे में बता रहे बेटा कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सारे गांव में एक बदलू है बेटा, ये जो बैठे हैं ये बदलू हैं। तो लेखक को पूरे गांव में बदलू ही सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था। क्यों? क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर बेटा लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था और लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। अपने मामा के गांव जाते थे लेखक और वहां पर ये बदलू नाम का व्यक्ति था जो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए अपने मामा के गांव बड़े चाव से लेखक जाते थे। कहते हैं कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थीं, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे भी बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। लेखक कहते हैं कि मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा मुझे कहना चाहिए था। भाई लेखक के मामा के गांव का था, लेकिन अब चूंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को काका कहते थे इसलिए बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे तो बदलू को काका ही कहेंगे। फिर कहते लेखक कि बदलू का जो मकान था कुछ ऊंचाई पर बना था और मकान के सामने एक आंगन था, सहन था, आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और बदलू उसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के, अब आइए बेटा पेज नंबर 5 पर।
मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब देखिए बेटा, बदलू क्या काम करता था? वह चूड़ियां बनाने का काम करता था। बदलू बेटा भट्टी मद्दू के बगल में जहाँ वो बैठता था वहीं एक भट्टी धकती रहती और वह क्या करता, उसी पर लाख पिघलाया करता और सामने एक लकड़ी की चौखट होती जिस पर वह क्या करता, लाख के मुलायम होने पर वह उसे क्या करता, सलाख के समान पतला करता। अब पतला करके चूड़ी का आकार उसे देता, सलाख के समान पतला करता और फिर चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें फिर मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके बेटा पूरे हाथ की चूड़ियां बना लेता और बनाने के बाद तभी वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब बदलू ये सारा काम एक मचिए पर बैठ के करता था। मचिया तो आप देखे होंगे बेटा, ये देखिए, ये है मचिया, जो छोटी होती है और चौकोर होती है। मचिए पर बैठकर करता, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में एक हुक्का रहता और बदलू बीच बीच में क्या करता, हुक्का भी पीता रहता। हुक्का भी आप जानते होंगे, देखे होंगे, हुक्का पीता रहता। गांव में दोपहर का समय अधिकतर मेरा बदलू के पास ही बीतता था और बदलू लेखक को लला कह के बुलाते थे और जैसे ही मैं पहुंचता तो मुझे तुरंत मचिया मंगा के देते। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार उनका चूड़ी बनाना मैं देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े जो है चूड़ियों के बना लेते थे और जब पूरा जोड़ा बना लेते थे तो उसे बेलन पर चढ़ाकर वह बेटा जो बदलू थे वह कुछ क्षण के लिए उन चूड़ियों को चुपचाप देखते रहते थे। जैसे लगता था जैसे वह किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बदलू कौन था बेटा? मनिहार था। मनिहार का काम होता है बेटा चूड़ियां बनाना, और ये चूड़ियां बनाना जो है वह बदलू का पैतृक पेशा था। मतलब कि बदलू के जो पूर्वज थे, मतलब उसके पहले के जो लोग थे पूर्वज, उनका भी यही पेशा था। तो जो चूड़ियां बनाना है ये बदलू का पैतृक पेशा था। वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था बदलू। उसकी जो बनाई हुई चूड़ियां थी उसकी खपत बहुत थी। खपत मतलब मांग बहुत थी। उस गांव की तो जो स्त्रियां थी वो तो चूड़ियां पहनती ही थी, साथ ही बेटा आसपास के गांव की जो स्त्रियां थी वह भी आती और उसी से चूड़ियां ले जाती, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था। वह वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय मतलब चूड़ियां देता था और बदले में उनसे वस्तु
लेता था। वस्तु विनिमय किसको कहते हैं बेटा? मतलब पहले के समय में रुपए पैसे का जब चलन नहीं था तो लोग क्या करते थे? वस्तु विनिमय करते थे। मतलब कि अपनी चीज़ देते थे और बदले में दूसरी चीज़ आवश्यकता अनुसार लेते थे। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के समय पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कह रहे लेखक कि बदलू बहुत ही सीधा व्यक्ति था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर उसने शादी विवाह के अवसर पर चूड़ी दी तो जिद पकड़ लेता था। जीवन भर वो चाहे मुफ्त में चूड़ियाँ दे, लेकिन अगर शादी का अवसर होता था तो वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसकी उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। विवाह के आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। लेखक कहते मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था और जरा सी बातें बदलू बिगड़ गया, फिर उसको मनाने में तो सब लोग हार गए, लोहे लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए बदलू की घरवाली के लिए कपड़े मिलते, अनाज मिलता और खुद उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अब आइए बेटा पेज नंबर 7 पर। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कहते हैं कि बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अगर वह किसी की कलाई में, किसी के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेते तो अंदर ही अंदर बहुत कुढ़ते भी थे और कभी कभी तो ऐसा होता कि 2-4 बातें भी उसको सुना देते। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहनने पहने तो मूंछ ना आ जाए। लेखक कहते हैं कि मैं घंटों घंटों बैठकर बदलू से बातें करता। बदलू कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता। कहते हैं कि मैंने जब बदलू से कहा कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो बदलू ने कहा कि अरे वहाँ की तो बात ही कुछ और है। वहाँ तो औरतें जो हैं वो अपने पति का, अपने मर्द का हाथ पकड़ के भी सड़कों पर घूमती हैं और फिर अगर उनकी तो कलाइयाँ भी नाजुक हैं, अगर वह लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच भी आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो अब आइए बेटा पेज नंबर 8 पर। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेखक कहते हैं कि जिस समय बदलू के गाय के दूध होता तो मुझे मलाई मेरे लिए बदलू रखता और जिस समय आम की फसल होती तो 2-4 आम खाता, लेकिन इन सब बातों के अलावा मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि लगभग रोज ही वह मुझे 1-2 गोली बनाकर बदलू देता था।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। मैं अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के गांव जाता था, एक आध महीने वहाँ रहता और जब स्कूल खुलता तो मैं वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी का क्या हो गया, बदली हो गई, दूसरे शहर में तबादला हो गया, बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक फिर मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि बेटा अब लेखक बड़े हो गए थे। जब 8-10 सालों के बाद जब मामा के गांव गए तो अब उनकी लाख की गोलियों में कोई भी रुचि, कोई भी शौक नहीं था, क्योंकि अब तो लेखक बड़े हो गए थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। कहते लेखक कि मैं अपने मामा के यहाँ कई दिनों तक रहा, लेकिन मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैं क्या देखता हूँ कि गांव में लगभग सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनी हैं, बिरले हाथों में, मतलब बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां मैंने देखी। तभी मुझे अचानक बदलू का ध्यान आया, बदलू की याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। हुआ ऐसा कि बरसात में मेरे मामा की जो छोटी लड़की थी वह आंगन में फिसल कर गिर गई। अब चूंकि मामा उसमें घर पर नहीं थे तो इसलिए मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी और जब वो गिर गई फिसल के तो जो उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी वह टूट कर उसकी कलाई में ही घुस गईं। तो मुझे अचानक बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा चलूँ जरा मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा। जितना बेटा मैंने आपको कहानी पढ़ाई वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही बेटा शेष भाग भी आप पढ़कर देखिएगा कि कहानी का क्या अंत है, कहानी में बदलू की कौन सी पीड़ा और कौन सी व्यथा छिपी है जिसे हमारे लेखक ने व्यक्त करना चाहा है। कहानी बेटा बहुत ही अच्छी है, बहुत ध्यान से इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा।